पहले हमें फ्लैशर्स इंस्टॉल करवाने पड़ते थे अलग से, लेकिन अभी ये कंपनी ने इसके अंदर इनबिल्ट फीचर दे दिया है। ये बेसिकली सिटी राइड्स के लिए नहीं है, ये क्रूज़ कंट्रोल। ये आप बेसिकली ले सकते हो जब आपको कुछ ऐसी रोड दिख रही है, एक्सप्रेसवे पे हो। रेन मोड एक्टिवेट करने के बाद जो मोटरसाइकिल की रॉ पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਨੇ ਆ? नहीं बेटे तो मैं नहीं बोल सकती। ਤੁਸੀਂ नहीं बोल सकते? अभी कितने दिनों के बाद मैं अभी ऐसे राइड पे निकला हूँ और लगभग मुझे आज 350 किलोमीटर जाना है और 350 किलोमीटर आना है। और मैं बहुत सुबह खुश था यार, वेदर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रास्ते में इतनी तेज़ बारिश मिल गई मुझे, मैं एक्चुअली पूरा बुरी तरह से भीग चुका था। तो आपको पता है कि मैंने एक नई मोटरसाइकिल ले ली है जो कि है KTM एडवेंचर 390, लेकिन 2025 मॉडल है। 3-4 दिन में मुझे निकलना है अपनी अक्रॉस इंडिया राइड पे, जिसमें मैं कवर करूंगा अप्रॉक्स 20-25,000 किलोमीटर्स। अभी ना मैं जा रहा हूँ पंजाब। बेसिकली हूँ तो मैं अभी भी पंजाब में। पंजाब आने के 2 रीज़न थे। पहला, एक तो मुझे अपनी मोटरसाइकिल को ब्रेक इन करना था, जिसमें मुझे लगभग 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने थे। अभी 200-250 किलोमीटर आराम से हो गए हैं मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि आना जाना मेरे 800-850 किलोमीटर, और उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवा लूँगा। दूसरा रीज़न ये था कि ये राइड जो मेरी होने वाली है, ये होने वाली है 4 लेग्स में। पहला नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ लद्दाख। पहले मैंने सोचा था कि ये राइड मैं अकेले ही करूँगा, नॉर्थ वाली। देन मुझे लगा कि यार इट्स बेटर कि आप में से किसी एक बंदे को मैं लेके जाऊँ एज अ पिलियन, एज अ बाइकर नहीं, एज अ फ्रेंड नहीं। मैं आप लोगों में से उस बंदे को जानता नहीं हूँगा, तो ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी बेसिकली, और बताया था कि आप में से किसी एक बंदे को मैं लेके जाऊँगा। मुझे बहुत मैसेजेस आए थे, उनमें से मैंने कुछ 4-5 लोगों को सिलेक्ट किया था। उनमें से एक बंदे को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया और वो रहता है पंजाब में। उससे काफ़ी दिन मेरी बात चल रही थी। खाली 19 साल का है, उसने पंजाब के बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं है, लेकिन उसको ट्रैवल का बहुत शौक है। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, हार्डली 5-6 फॉलोअर्स है, 10-12 लोगों को वो फॉलो करता है। इसीलिए ना अभी मैं उसके घर तक जा रहा हूँ और उसकी फैमिली से बात करूँगा और कंफर्म करूँगा कि हाँ मैं उसके साथ में लेके जा रहा हूँ। और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ही इज़ ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। उसका खाना पीना रहना पेट्रोल तो ऑब्वियसली मैं ही करूँगा। खाना पीना रहना पेट्रोल सारी चीज़ें जो है वो मैं मैनेज कर लूँगा। और उसको साथ में जब हम रूम पे होंगे तो उसको एडिटिंग भी सिखाऊंगा। और उसको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, पर उसको कैमरा एंगल्स आते नहीं है, तो वो भी मैं उसको फ़ोन के थ्रू बता दूंगा कि ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ ली जाती है। तो मोटरसाइकिल पे बैठता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं और मोटरसाइकिल के बारे में बताता हूँ। उसके बाद उसके घर चलते हैं, उसके बाद वापस की जर्नी, उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस होने वाली है, कितना खर्चा आया, जो भी है सारा मोटरसाइकिल पे बैठ के सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो अपना ना फ्रंट से कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलने वाला है जब मैं राइड करूँगा। और अभी भी मैं बता दूँ कि ये जो हेलमेट है ना, ये मेरा वो हेलमेट नहीं है जो मैं आगे अपनी राइड पे पहनने वाला हूँ। ये मेरा वो हेलमेट है जो मैंने अपनी इंडिया टू लंदन की राइड पे पहना था। अभी मैंने जो नेक्स्ट राइड में मैं पहनने वाला हूँ ना, उसके ऊपर अभी मैंने गोप्रो की पूरी सेटिंग नहीं करी है, माउंट नहीं लगाया अपना, उस पर वायर सेट नहीं करी पूरी गोप्रो की। साथ में ये स्क्रीन आप देख रहे हो, ये मैंने रेन मोड इसके ऊपर लगा रखा है क्योंकि बारिश हो रही है, और रेन मोड भी मेरा टेस्ट हो जाएगा इस मोटरसाइकिल पे। अभी तक खाली मैंने 200 किलोमीटर ही बाइक चलाई है, और 200 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद भी ना मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा कि मैं एकदम बिल्कुल डिफरेंट बाइक पे बैठ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी हैबिट है 390 सीसी मोटरसाइकिल चलाने की, और ये भी ऑलमोस्ट 19-20। थोड़ा सा पावर इसमें ज़्यादा है, 1-2 bhp ज़्यादा है, एंड 1 mm टॉर्क भी ज़्यादा है। साथ में मैंने यहाँ पर एक राइनॉक्स का टैंक बैग लगा रखा है। ये मैंने अभी नया लिया राइनॉक्स का टैंक बैग, और ये एकदम छोटा सा टैंक बैग है। और मैंने ये टैंक बैग इसलिए लिया क्योंकि KTM ने जो अपना टैंक का इसमें साइज़ बनाया ना, बहुत अलग तरीके का है। यहाँ पर प्रॉपरली टैंक बैग ना मेरे को वो मिल नहीं रहा जो मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। अगर मैं बड़ा लेता हूँ तो ये सारा विजिबल होगा मेरे फ्रंट कैमरा से, जो मुझे नहीं चाहिए था। इस वजह से ये मैंने छोटा अभी टैंक बैग लगा दिया, और मुझे लग रहा है बहुत सही है। मैग्नेटिक है, मैग्नेट्स खोली क्योंकि ये जो है मेटल का टैंक है, तो ये बहुत सही अपना काम होने वाला है इस टैंक बैग से। ओवरऑल बोलूँ तो आई एम हैप्पी, मुझे मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। अभी रेन मोड मैंने एक्टिवेट कर दिया। रेन मोड एक्टिवेट करने के बाद जो मोटरसाइकिल की रॉ पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। स्लिपरी कंडीशंस के हिसाब से ही मोटरसाइकिल को उतनी पावर मिलती है कि आपका टायर जो है या फिर आपकी मोटरसाइकिल जो है वो स्किड ना हो। तीसरा है इसके अंदर ऑफ रोड मोड। ऑफ रोड नाम से पता लग जाता है, जब ऑफ रोड में आप अपनी मोटरसाइकिल लेके जाते हो तो आपका अगर ये आप एक्टिवेट कर देते हो, मैंने अभी एक्टिवेट कर दिया, अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो मेरा जो पीछे का टायर है उसका ABS जो है वो टर्न ऑफ हो गया। ABS टर्न ऑफ होने के बाद अब मेरी मोटरसाइकिल को मैं ब्रेक मारूंगा तो पीछे का टायर स्किड होगा, और ये मुझे हाईवेज पे नहीं चाहिए।
हाईवेज़ के लिए ABS बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत बार बची है। ABS मैं बोलूँगा किसी भी मोटरसाइकिल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, कोई भी फीचर को अगर मैं काउंट करता हूँ तो। ठीक है, ऑफ रोड मोड से मैंने हटा दिया। ये हमें मज़ा आता है ऑफ रोड में बाइक चलाने में, जब एकदम ऑफ रोड है, हमें ब्रेक मारनी है, टायर स्लाइड करना है, और एक फ़न मोटरसाइकिल हो जाती है जब आप इसका ABS मोड ऑफ कर देते हो। अभी तीसरा फीचर है इसके अंदर क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर भी मेरा ऑल द टाइम ऑन रहता है। अभी आप मेरी हैंडल बार को देखना, मैं यहाँ पर गियर चेंज हो रही है, यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन कम नहीं कर रहा, मैंने क्लच को नहीं पकड़ा हुआ और मेरी 6th गियर लग गई है। अभी मैं इसकी गियर को कम करता हूँ, थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं पहले, क्योंकि नई बाइक है। तो अभी 6th गियर लगी है, मैं एक्सेलरेशन कम नहीं कर रहा, क्लच मैंने नहीं दबा रखी, मेरी 5th गियर मैंने लगा दी। मैंने एक्सेलरेशन कम नहीं कर रहा, मैं क्लच नहीं दबा रहा, मैं 4th गियर लगा दी ना, सेम में मैंने 5th लगा दी, मैंने अभी 6th लगा दी। तो ये होता है क्विक शिफ्टर। अब यहाँ पर हो गई बारिश बहुत तेज़, मुझे रेन जैकेट पहननी चाहिए और कैमरा हटाना चाहिए क्योंकि मेरा कैमरा वाटरप्रूफ अभी नहीं है। चलो लगे हाथ एक और फीचर बता ही देता हूँ आपको। अभी इसके अंदर ना इन्होंने ना फ्लैशर दे रखे हैं। पहले हमें फ्लैशर इंस्टॉल करवाने पड़ते थे अलग से, लेकिन अभी ये कंपनी ने इसके अंदर इनबिल्ट फीचर दे दिया है और ये बारिश के समय कितना यूज़फुल है। सारी गाड़ियों ने फ्लैशर ऑन कर दिया है और मेरी नई मोटरसाइकिल है, मैंने फ्लैशर कुछ नहीं लगवाया और मेरी मोटरसाइकिल में फ्लैशर ऑलरेडी आता है। गीला हो जाऊँगा, फटाफट से कहीं रोकता हूँ कोई सेफ जगह पे। फिर अभी इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, मतलब आधा पौना घंटा मैं बारिश में पूरा बुरी तरह से भीग गया था। लकीली मैं अपने रेन गियर्स लेके आया था, मुझे डाउट था रास्ते में हो सकता है कि बारिश मुझे मिल जाए, लेकिन बारिश में भी बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आ रहा था। पता है आधा ना इंजन ना डूबा हुआ था पानी के अंदर, और अभी बिल्कुल स्ट्रेट रोड है ना, तो मैं इसका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे कंट्रोल एक्टिवेट कर रहा हूँ इसका और मज़े ले रहा हूँ। अभी मैं कर देता हूँ 85 पे इसका सेट कर देता हूँ क्रूज़ कंट्रोल। ये बेसिकली सिटी राइड्स के लिए नहीं है ये क्रूज़ कंट्रोल, ये आप बेसिकली ले सकते हो जब आपको कुछ ऐसी रोड दिख रही है, एक्सप्रेसवे पे हो। एक्सप्रेसवे पे वैसे आप चढ़ नहीं सकते, लेकिन यूपी वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर आप बाइक्स लेके जा सकते हो। और अभी 85 पे मैंने सेट कर रखा है, तो 83, 84, 85 के आसपास रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा फ्लाईओवर पे हम चढ़ रहे हैं तो कम हो जाएगा। फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो लगभग 85, 86 के आसपास आ जाएगा। लेकिन बहुत ही कमाल का फीचर है यार, बहुत ही कमाल का फीचर है। थकावट जो होती थी ना एक्सप्रेसवे पे, वो एटलीस्ट अब तो नहीं होगी मुझे। और ये फीचर ऐसा नहीं है भाई, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो ना बाइक को, तभी ये आप एक्टिवेट करके कभी कभी के लिए यूज़ करना। इसको अपना मेन मीडियम मत बना लेना कि भाई हाथ छोड़ के पूरा बाइक चलाना है। बाइक का मज़ा तभी आता है जब आपने हैंडल बार पे अपना हाथ पकड़ा हो। तो गाइस जो अपना डेस्टिनेशन था आज का, पंजाब में एग्जैक्ट गांव का नाम मुझे पता भी नहीं है, पहली बार इस लोकेशन पे आऊँ। और जो अपने साथ जाने वाले हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि उनकी कोई फैमिली मेम्बर से सत श्री अकाल, तो पंजाब में आके सत श्री अकाल ही चलता है। जिनके साथ जा रहा हूँ उनका नाम है समीर, तो वो खाली 19 साल का ही है, पीछे ही खड़ा है कैमरे के। मैं समीर के मामा से मिल चुका हूँ, वो दिल्ली में आए थे मुझसे मिलने के लिए, है ना। तो अभी मैं मम्मी से इसलिए मिलने आया हूँ, हो सकता है कि वो मामा को नहीं किसी और को लेके आया हो, तो कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा कि यार घर से लड़ाई करके तो नहीं आया मेरे साथ, कुछ ऐसा मतलब फ्रॉड करके तो नहीं साथ जा रहा। इसके लिए मैं बिल्कुल 100% श्योर होने आया था। इसीलिए मेरी पहली कंडीशन यही थी कि जिसको भी साथ लेके जाऊँगा उसकी या तो फैमिली मुझसे मिलने आएगी या तो मैं उनकी फैमिली से मिलने जाऊँगा। तो ये है इनकी मदद। तो मैं समीर को ले जाऊँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना?
तो ये मेरे पीछे यहाँ पर बैठेगा। ठीक है भैया। 15-20 दिन के लिए लेके जाऊँगा उसको। ओके भैया, ध्यान रखें। हाँ, मैं ध्यान रखूँगा इसका। और ये भी आ जाओ थोड़ा सा। सत श्री अकाल। तो ये है उनकी समीर की नानी। तो नानी ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। पंजाबी आंदी है। एक्चुअली पता नहीं, काफ़ी लोगों को पता नहीं पता, मैं खुद एक पंजाबी हूँ। मैं बहुत अच्छी पंजाबी नहीं बोल पाता क्योंकि मेरा सारा कन्वर्सेशन हिंदी में होता है और मेरे पेरेंट्स मुझसे पंजाबी में बात करते हैं और मैं उनसे हिंदी में रिप्लाई करता हूँ। और मेरी जितनी भी बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, तो सारे हम लोग मतलब बड़े जो है मेरे फादर और उनके चाचा चाची ताया ताई मेरे जो है सब पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो सारी हिंदी में रिप्लाई करती है। थोड़ी थोड़ी आती है मुझे पंजाबी। तो यही है इनकी नानी, यही लोकेशन है। एंड समीर को भी एक बार दिखाई देता हूँ। तो ये है समीर। हेलो। तो यही है समीर। और इसने अभी पंजाब के बाहर की दुनिया देखी नहीं है और इसको अभी दिखाएंगे थोड़ा। इसको एडिटिंग का भी बहुत शौक है, थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे। समीर थोड़ा सा शाई है, अभी फर्स्ट टाइम है ऑब्वियसली कैमरा में। जब ये 15-20 दिन हमारे साथ राइड पे जाएगा उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अभी कुछ नहीं है, अभी मैं यहाँ से वापस घर की तरफ निकलूँगा। बस इनसे मिलने आया था, अपने किलोमीटर्स को कवर करने आया था। दोनों मेरे काम थे, दोनों ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरे। यहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस जो है वो लगभग है 5-5.5 घंटे लगेंगे। इस समय 6 बज चुके हैं, मुझे घर पहुँचते पहुँचते 10-10:30 बज जाएंगे और उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं। तो अभी एक काम करते हैं, वापस की जो जर्नी है ना वो दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करूँगा, कोई पॉइंट नहीं है वापस जर्नी रिकॉर्ड करने का, और डायरेक्टली आपको घर पे मिलता हूँ। तो जब मैंने लास्ट टाइम पेट्रोल भरवाया था तो मैंने ट्रिप 2 पे 0 कर दिया था, तब से बाइक अभी चली है 229 किलोमीटर। 229 किलोमीटर चली है और मेरी अभी बाइक में पेट्रोल आया है 7.99 लीटर। तो अभी मेरे को माइलेज मिली है 28.66 और ये मेरी एवरेज स्पीड थी 70, 80, 85। ये मेरी अगर चार्ली होती प्रीवियस वर्जन KTM का तो मुझे मिनिमम मिलती 32 या 33 या 34 भी मिल सकती थी जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ। लेकिन अभी फ़र्स्ट सर्विस नहीं हुई है बाइक की। फ़र्स्ट सर्विस होने के बाद डेफिनेटली माइलेज में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जब अपनी राइड स्टार्ट होगी। सो गाइस, ये खड़ी अपनी चार्ली और ये खड़ी अपनी चेज़र, जो अपनी पंजाब की पूरी राइड है। अपना 1000 किलोमीटर जो अपना ब्रेक इन पीरियड था उसको कंप्लीट करके अभी मैं वापस फरीदाबाद सर्विस सेंटर में आ चुका हूँ, जहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल की हमेशा सर्विस होती है। और ये बाइक मैं इसके लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि अंकित भाई आपने अपनी चार्ली का क्या किया, उसे बेच दिया या फिर नहीं बेचा, तो हमें बेच दो। तो मुझे लगा एक बार आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ, ये मोटरसाइकिल मेरे लिए खाली मोटरसाइकिल नहीं है, इट्स एन इमोशन फॉर मी। इसके साथ मैंने 46 कंट्रीज़ लगभग 1.25 लाख किलोमीटर हम दोनों ने साथ ट्रैवल किया है। और मैं ये मोटरसाइकिल कभी भी नहीं बेचने वाला। अगर आप मुझे इसके 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तब भी ये मोटरसाइकिल मैं नहीं बेचने वाला। ये मोटरसाइकिल जब तक मैं हूँ तब तक ये मेरे साथ रहने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ना इस मोटरसाइकिल के बारे में पूछ रहे थे कि अंकित भाई परफॉर्मेंस कैसा है, इस बाइक का हैंडलिंग कैसा है, इस बाइक में आपको वाइब्रेशंस फील होती है या नहीं होती। तो देखो, 2 चीज़ों का अभी मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी जब मैं बड़ी राइड पे जाऊँगा उसके बीच बीच में आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें इस बाइक के बारे में बताता रहूँगा। सबसे पहली बात हैंडलिंग की। हैंडलिंग बताऊँ, अगर आप ये मोटरसाइकिल चला रहे हो ना प्रीवियस वर्जन 390 का, तो इस मोटरसाइकिल में आपको हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको फील भी नहीं होगा कि आप कोई बहुत डिफरेंट मोटरसाइकिल चला रहे हो, क्योंकि पावर ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, 1-2 bhp ज़रूर है, टॉर्क ज़्यादा है, लेकिन आपको ना बहुत ज़्यादा हैंडलिंग में डिफरेंस फील नहीं होगा। बहुत कंफर्टेबल, मुझे तो एडजस्ट करने में भी 1 मिनट भी नहीं लगा। दूसरी बात, वाइब्रेशंस को लेकर काफ़ी लोगों के मैंने वीडियो देखे थे, लोग कह रहे थे बाइक में वाइब्रेशंस है। यस, डेफिनेटली बाइक में वाइब्रेशंस फील होती हैं, लेकिन वो कोई भी आप नई बाइक लेते हो तो उसमें आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं, क्योंकि वो एक नया फ्रेश इंजन होता है, तो उसको इंजन को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी अपनी मोटरसाइकिल की फर्स्ट सर्विस होगी और यूजुअली फर्स्ट सर्विस के बाद आपकी मोटरसाइकिल की जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। मेरी KTM एडवेंचर 390 जो ओल्ड जेन मॉडल है, इसमें भी पहली सर्विस से पहले मुझे वाइब्रेशंस फील हुई थी, लेकिन उसके बाद आपने मेरे को देखा होगा 5 साल 6 साल इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए, और मैंने कभी भी वाइब्रेशंस के बारे में किसी वीडियो में भी कभी बात नहीं करी है। तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी मोटरसाइकिल में कैसे वाइब्रेशंस कम कर सकते हैं। कंपनी इसमें रिकमेंड करती है कि आपको इंजन ऑयल ग्रेड डालना है 10W50, और मैं अपनी मोटरसाइकिल में यूज करने वाला हूं कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट 10W50 इंजन ऑयल। अभी जो मेरी रिसेंट कैलाश मानसरोवर की राइड हुई थी, जो मेरी सबसे अभी तक की टफेस्ट राइड थी, उसमें मैंने अपनी मोटरसाइकिल में कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट इंजन ऑयल ही डलवाया था। और आपने देखा था ना, लगभग 1.25 लाख किलोमीटर के आसपास मेरी मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी ना ही मेरी मोटरसाइकिल में मुझे कोई
हीटिंग इशू आया था, ना ही मेरी मोटरसाइकिल में मुझे कोई कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम आया था। मेरी मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी। तो इस मोटरसाइकिल के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, अभी मैं चेजर के साथ भी वही एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी राइड होने वाली है 25,000 किलोमीटर्स, और 25,000 किलोमीटर्स मैं कैस्ट्रॉल पे ही भरोसा करने वाला हूँ। आई होप जो वाइब्रेशंस अभी मुझे अपनी मोटरसाइकिल में थोड़ी बहुत फील हो रही है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। इस इंजन ऑयल का जो भी परफॉर्मेंस होगा इस राइड के दौरान मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूंगा, और मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपनी मोटरसाइकिल में कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट इंजन ऑयल जरूर यूज करना। और ये आपको अपने नियर बाय किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर Amazon या फ्लिपकार्ट पे भी कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट इंजन ऑयल अवेलेबल है। चार्ली के अंदर मैंने डलवाया था BMC का एयर फिल्टर, और उसको लगभग मैं 60-70 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ BMC एयर फिल्टर के साथ, और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इसीलिए मैंने दोबारा से चेजर के लिए भी BMC का एयर फिल्टर मंगा लिया है। इसका ऑयल आता है साथ में, मतलब एक ये होता है BMC का, आपको खाली एयर फिल्टर लेना है तो खाली आप एयर फिल्टर भी परचेज़ कर सकते हो, और साथ में अगर इसका कॉम्बो परचेज़ करना है तो आप कॉम्बो भी परचेज़ कर सकते हो। कॉम्बो में आपको शैम्पू भी आता है इसका, और साथ में इसका ऑयल भी आता है। वैसे कंपनी कहते हैं कि 20-25 हज़ार किलोमीटर में आप अपना एयर फिल्टर है इसको क्लीन कर सकते हो, लेकिन इंडियन टेरेंस के हिसाब से मैक्सिमम आप 10,000 किलोमीटर, 8,000, 10,000 किलोमीटर में इसको क्लीन करते रहा करो, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड से देखो तो 25-30 हज़ार किलोमीटर में भी इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडियन टेरेंस के हिसाब से, पॉल्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम 10,000, और ये चलेगा अपना लाइफ लॉन्ग। ये लीजिए, डाल दीजिए। अच्छा, इसका भी यहाँ पर बना दिया एयर फिल्टर के लिए। ओके, अपनी चार्ली के अंदर यहाँ पर है, सीट खुलती है, और अपनी जो 2025 का मॉडल आया उसके अंदर यहाँ पर बनाया है इन्होंने। तो ये खड़ी अपनी चार्ली यहाँ पर, और अगर आपने नोट किया होगा ना तो यहाँ पर मैंने लगा रखे अपनी मोटरसाइकिल में डबल टेक मिरर्स, और इन मिरर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये रैम माउंट के साथ आते हैं। बस मुझे ये नॉब यहाँ से खोलना है, मिरर्स को मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, तो मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ जिस भी एंगल से मुझे रखना है। ये एडजस्टेबल हैं, और ये जो है ये अपने हैंडल बार से बाहर नहीं है, तो अगर कोई कभी कुछ अनफॉर्चुनेटली कोई सीन हो जाता है तो ये मिरर्स को कोई डैमेज नहीं होता। साथ में अगर आप ऑफ रोडिंग पे राइड कर रहे हो तो इसको मैं ऐसे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अपनी मोटरसाइकिल में मैंने लगवा दी हैं डबल टेक मिरर्स, और ये जो डबल टेक मिरर्स हैं ये नया वर्जन है, वो वाला जो था वो प्रीवियस वर्जन था, और ये है डबल टेक मिरर्स का न्यू वर्जन। इनके अगर प्राइसिंग की बात बोलूँ तो ये हैं लगभग 16,500-17 हज़ार रुपये के, जहाँ तक मुझे याद है, इतना प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन ये आपको अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे कि डबल टेक मिरर्स तो आपको अलग अलग स्टोर्स मिल जाएंगे इंडिया में जहाँ पर ये डबल टेक मिरर्स अवेलेबल है। इसको मैं जैसे भी चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा सा नॉब लूज़ किया, इसको मुझे जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर रखूँगा, इसको मैं जैसे भी एडजस्ट करना चाहूँ वैसे एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि मेरी राइड्स ऐसी होती हैं। आई नो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव हो सकता है लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरी राइड्स ऐसी होती हैं मैं कोशिश करता हूँ मेरी बाइक को रीज़नेबल प्राइस में, लेकिन उसमें जो सामान हो वो टॉप नॉच होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ना बाइक नहीं बचाएगी, मेरे को जो इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स लगे हैं ना वो कल को कुछ होता है तो वो बचाएगा। इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अपनी मोटरसाइकिल में यूज़ करना, और आजकल इसके डुप्लीकेट भी मार्केट में आ गए हैं, लेकिन मैंने स्टिल प्रेफर किया कि हाई क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी ओरिजिनल प्रोडक्ट अपनी मोटरसाइकिल में लगवाऊँ। तो अपनी इस मोटरसाइकिल का 376 रुपीज़ बिल बना है। इस मोटरसाइकिल का लगभग 650 के आसपास आया है बिलिंग। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने इनका एक पता नहीं कुछ इनका स्कीम होता है जो ईयरली मैं इनको ऑलरेडी पे कर देता हूँ, 2500 रुपये मैं इनको साल के देता हूँ, जिसमें मेरी तो लेबर चार्जेस जो होते हैं वो नहीं लगते, तो इसके भी मेरे लेबर चार्जेस लगे। कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल तो मैंने इस पर भी डाला है। एयर फिल्टर मेरा इसके अंदर BMC का डाला हुआ है तो वो भी रिप्लेस नहीं हुआ। ऑयल फिल्टर इसके अंदर ज़रूर रिप्लेस हुआ है। तो मेरा समझो मोटा 1000 रुपये में दोनों मोटरसाइकिल की सर्विस हो गई है, और यही एक मेन रीज़न है KTM बाइक लेने का। तो यही था आज के ब्लॉग में। आई होप जो भी मैंने आपको दिखाया आपको अच्छा लगा होगा। अपनी 25,000 किलोमीटर अप्रॉक्स इंडिया की राइड जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और आपने नोट किया होगा मैं ऑल इंडिया राइड नहीं बोल रहा, मैं अक्रॉस इंडिया राइड बोल रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है। जब मैं इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड डालूंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि ये ऑल इंडिया राइड नहीं है, ये अक्रॉस इंडिया राइड है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ना आपको, वो मैं बताऊंगा कि क्यों मैं इसको ऑल इंडिया राइड नहीं बोल रहा, जबकि मैं इंडिया की मोस्टली सारी स्टेट्स को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज का ब्लॉग एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।